बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था। उसकी रियल और कंप्लीट स्टोरी जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेक्चरर ज़ूलॉजी की पोस्ट के लिए 2021 में ये अभी 1-1.5 महीना पहले इंटरव्यू हुआ था। उसकी कंप्लीट स्टोरी आज आपसे शेयर करेंगे। इंटरव्यू पर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी होती हैं, जिनको आपने रेडी करना होता है। जैसे ही रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है और आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है कि आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद आपने जैसे ही इंटरव्यू की कॉल आती है तो इंटरव्यू का कॉल लेटर एक आपने वेबसाइट से प्रिंट कर लेना होता है, जो कि बड़ा सिंपल सा है। अपना आईडी कार्ड नंबर इसमें एंटर करेंगे तो आप पोस्ट एंटर करेंगे तो पीपीएससी का जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक से लेके मास्टर तक, वो सारे के सारे आपने इकट्ठे कर लेने हैं। यहाँ पे एमफिल का थोड़ा सा इशू आता है, चूँकि लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स तक ही होती है। तो हम जब वहाँ पे गए थे तो जो कुछ दोस्त एमफिल के भी थे, तो हमने कहा था जी मास्टर्स तक आप अपने सर्टिफिकेट जमा करवाएँ। एमफिल के सर्टिफिकेट या एमफिल का जो थीसिस वगैरह है वो अपने साथ आप इंटरव्यू में ले जाइएगा, वो एज एडिशनल आपका होगा, बेसिक्स में वो नहीं आता। अब इसमें आपने करना ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके 2 सेट आपने बना लेने हैं, मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक, और इसमें CNIC उसकी कापी भी आपने लगा देनी है। और वो 2 फाइलें जो हैं वो फाइल कवर में रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो पेजेस जो हैं वही आपने जमा करवा देने हैं, क्योंकि फ़ाइल PPSC अपनी लगाती है, उसके अंदर वो लगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे बता दिए हैं कि आपने CNIC की कापी लेनी है, मैट्रिक की कापी, FSC HSSC जो है वो, और बैचलर की मास्टर अगर आपका BS है तो फिर ज़ाहिर है वो एक ही आपकी आएगी, क्योंकि वो मास्टर के इक्वल आता है। अब अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ख़ास तौर पे अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मोस्टली एजुकेशन वाले लोग ही इस साइड पे आते हैं, लेक्चर वाली साइड पे, तो आपने अप्लाई करने से पहले जो आपकी डेट है इंटरव्यू की, उससे पहले NOC जो है वो आपने बनवाना लाजमी होता है, जो और उस पर ड्यूली साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प कई जगहों पे नहीं लगती है, तो स्टैम्प होती है DO साहब की स्टैम्प, वो आपने लगवानी होती है। और वो ओरिजिनल NOC ही वहाँ पे सबमिट होता है, उसकी कॉपी सबमिट नहीं होती। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से हैं तो आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो आपके अपॉइंटिंग लेटर आए थे, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके ऊपर नीचे लिखा होता है कि फ़लाँ अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है, तो उसी अथॉरिटी के जो साइन है और स्टैम्प है वो आपने NOC पे लगवा के, NOC आपको पता है कि वेबसाइट पे दिया होता है PPSC की, और वहाँ से हम डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग के हवाले से थोड़ा सा ये है कि जो जितने भी कैंडिडेट एक दिन उनका इंटरव्यू होता है, उन सबको एक ही टाइम दिया जाता है, यानी तकरीबन 9 बजे पहुँच जाएँ आप। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट 9 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ये होता है कि आप 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएं वहाँ पे, और वहाँ जाके जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला काम, जैसे ही आप बेल दे के एंटर होते हैं अंदर ऑफिस के अंदर, तो सामने रिसेप्शन होती है और वहाँ पे एक जो स्टाफ मेंबर है वो बैठा होता है, और उसके साथ जो सिक्योरिटी के या पुलिस वाले हैं वो खड़े होते हैं। तो वो आपसे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसा कि आपका सेल फ़ोन है, या अगर आपके पास कोई इंटरनेट की डिवाइस वगैरह है एक्सेट्रा, तो वो आपने वहाँ जमा करवा देनी है, वहाँ से टोकन ले लेना है। और जो अपना टाइम है आने का, कितने बजे आप पहुँचे, और अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर, और आजकल चूँकि कोविड चल रहा है तो कोविड की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ही वो ले लेते हैं कि क्या आपको कोविड हुआ था या आपकी फैमिली में कोई बंदा इफेक्ट हुआ था, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे फिल कर देनी होती है। दैट सिंपल। उसके बाद आपको एक जो बंदा है वो बताएगा कि भाई आप इधर आ जाएं और फ़लाँ रूम में जाके, जो वेटिंग रूम है वहाँ जाके बैठ जाएं। वहाँ जो आपसे पहले कैंडिडेट आए होंगे वो उधर बैठे होते हैं, और आप भी वहाँ जाके उनके साथ ही बैठ जाते हैं। हमारे रूम में तो माशाल्लाह अच्छा खासा ज़बरदस्त सिस्टम था, और एक बड़ा सा TV भी लगा हुआ था, ख़बरें वगैरह भी चल रही थी, और हम लोग बड़े इजी माहौल में वहाँ पे जाके बैठ गए थे। उसके बाद वहाँ बैठ के इंतज़ार करना होता है, और डॉक्यूमेंट की जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो 1 बाई 1 जैसे लिस्ट में नाम होता है, उसी हिसाब से वो एक एक करके कॉल करते जाते हैं, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी फ़ोटो कापीज़ के 2 सेट होते हैं वो ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और फाइल एक बना के उसमें वो रख लेते हैं अपने पास। उसके बाद जो कंप्यूटर वाला बंदा होता है वो आपका एक लेटर तैयार करता है इंटरव्यू का। उसमें जो आपके मार्क्स होते हैं, जो परसेंटेजेस होती हैं, ख़ास तौर पे मैट्रिक की, FSC की,
बीएससी या बीएस की जो परसेंटेजेस हैं वो लेके एक मेरिट बनता है। वो मेरिट के जो मार्क्स होते हैं वो उस लेटर के ऊपर काउंट कर लिए जाते हैं, और फिर जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो लेटर भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा के चेयरमैन साहब को अंदर पेश किया जाता है, आपको वो नहीं दिखाया जाता। तो जब ये डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपके चेक हो जाते हैं, फ़ोटोकॉपी सबमिट हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर से बाज़ दफ़ा आपको उधर ही बिठा दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि आप वेटिंग रूम में चले जाएँ, जब आपकी इंटरव्यू की बारी आएगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। अच्छा, एक और मसला जो स्टूडेंट्स के साथ पेश आ सकता है, आना तो नहीं चाहिए, वो ये है कि अगर आपका CNIC एक्सपायर हो गया है उस डेट को या उस डेट से 1 दिन या 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले, तो उस सूरत में आपने क्या करना है या आपके साथ क्या होगा। तो इट इज़ क्लियरली मैंशनड इन द इंस्ट्रक्शंस दैट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू यू मस्ट हैव ओरिजिनल एंड वैलिड CNIC। या वैलिड CNIC का क्या मतलब है कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका जो CNIC है वो एक्सपायर है, 1 दिन पहले हुआ या 2 दिन पहले हुआ या 1 हफ़्ता पहले हुआ और आपने उसको रिन्यू नहीं कराया, तो उस सूरत में आपको एक प्रोविजनरी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे साइन करने होते हैं कि मैं अपना जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है ये रिन्यू करवाने के बाद मैं PPSC हेड ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। और ये बात याद रखनी है कि आपने ओरिजिनल CNIC रिन्यू कराने के बाद जमा करवाना होता है, फ़ोटो कापी उसकी नहीं भेजनी होती। और जब आप भेजते हैं वो वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद या आप ख़ुद जाके अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड वहाँ से ले लें या फिर वो आपको पोस्ट कर देते हैं, ये आप फ़ोन पे उनसे रब्ता कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर भी है तो इंटरव्यू आपका रुकता नहीं है, ले लेते हैं, लेकिन कंडीशन लगा देते हैं कि इस डेट तक, फ़लान डेट तक आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो रिन्यू करवा के वो हमें सबमिट करवाना है। तो ये फिर से वही आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप भेजेंगे रिन्यूअल के बाद तो आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड भेजना है, फ़ोटो कापी उसकी नहीं भेजनी। अब इंटरव्यू कॉल जब वेटिंग रूम में आप चले जाते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद, तो फिर आपके इंटरव्यू की कॉल आपको आती है। तो उसमें ये होता है कि आपका नाम वो बुलाएंगे और आपको बुला के बाहर जो एक वेटिंग चेयर पड़ी होती है वहाँ पे आपको वो बिठा देंगे। कमेटी रूम जो होता है जिसमें चेयरमैन और बाकी जो पैनल है वो सारा बैठा होता है, इंटरव्यू ले रहा होता है, तो उसके बाहर आपको बिठा दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टाफ मेंबर होता है वो आपको सारा कुछ बता देगा कि भाई आपने जब एंटर होना है तो दरवाज़ा मैं खोलूँगा या आप खोलेंगे, या आपने एंटर होते वक्त मे आई कम इन सर इस तरह का कोई सेंटेंस बोलना है या नहीं बोलना। तो ये डिफरेंट सिनारियोज़ में डिफरेंट होता है। कई जगहों पे सुना है कि वो ख़ुद ही आपने दरवाज़ा खोलना होता है और ख़ुद ही आपने परमिशन लेनी होती है, ख़ुद ही दरवाज़ा बंद करना होता है और जाके बैठ जाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये था, चूँकि कोविड चल रहा था, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि जो स्टाफ मेंबर है वो ख़ुद ही आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा और आपने मे आई कम इन नहीं कहना, सिंपली एंटर हो के अस्सलाम वालेकुम कहना है और जाके जो चेयर पड़ी हुई है, एक डेडिकेटेड चेयर है पैनल के सामने, वहाँ आराम से बैठ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो तीनों या चारों जितने भी पैनल के मेंबर्स होते हैं ना, बड़े गौर से और बड़े ध्यान से आपके पूरे बॉडी को स्कैन करते हैं कि ये भाई कैसी इसकी बॉडी लुक कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, ड्रेसिंग इसने कैसी की हुई है, और जो फेस इसकी रीडिंग है वो क्या इस वक्त बता रही है, कॉन्फिडेंट है या ये घबराया हुआ है, या इसकी वॉइस जो है वो कैसे, ये सारी चीज़ें वो नोट कर लेते हैं उसी दौरान। तो इसलिए जो आपकी एंट्री होनी चाहिए दैट शुड बी कॉन्फिडेंट विद अ स्माइल ऑन योर फेस। अब आप कमेटी रूम में दाखिल हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप अस्सलाम वालेकुम कह के जाके जो चेयर है डेडिकेटेड उसके ऊपर बैठ जाएंगे और चेयर को आपने इधर उधर हिलाना नहीं है, यानी ना आगे उसको घसीटना है ना पीछे करना है, बड़े आराम से जाके उसी चेयर पे अपने आप को एडजस्ट करके बैठ जाना है कि आप इजी फील कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सीधा बैठ जाएंगे, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और सामने जो सेंटर में बंदा बैठा होता है वो होते हैं चेयरमैन साहब, और उनकी तरफ आपने देखना होता है क्योंकि उन्होंने ही आपको फाइनलाइज़ भी करना है, उन्होंने ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट भी करना है और बाकी जो पैनल है उससे राय लेकर उन्होंने ही आपको फाइनलाइज़ करना होता है। तो उसके बाद जो चेयरमैन साहब हैं एक्चुअली वही कन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट करेंगे, तो आपका ध्यान उनकी तरफ ही रहना चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपके पास जैसे एमफिल का थीसिस है या कोई और आपके अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने हासिल की, ये रिलेटेड टू द पोस्ट,
पोस्ट से रिलेटेड होने चाहिए, वो आप साथ ले जाइए अंदर और जाके टेबल पे तरतीब के साथ बड़े ऑर्डर में वो चीज़ें रख दें सामने, और जब वो ज़रूरत पड़े तो फिर वो निकाल के आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। तो थीसिस वगैरह साथ ले जाने चाहिए। थीसिस के ऊपर अगर डिस्कशन हो तो फिर आप थीसिस दिखा भी सकते हैं, और वो भी तैयार भी आपको होना चाहिए कि इसमें आपने कौन सा काम किया हुआ है और क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं इसके अंदर। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ है रिसेंटली वो कैसे हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस पैटर्न पे हुआ है, और उनके आंसर्स मैंने क्या क्या दिए हैं और कैसे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैं वहाँ पे जाके बैठ गया तो पहला जो क्वेश्चन है मुझसे किया गया, वो इन चेयरमैन साहब ने बड़ी घरेदार आवाज़ में पहले मेरी तरफ देख के मुझे बोला, जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। उनकी आवाज़ भी माशाल्लाह काफ़ी रौबदार थी। तो उन्होंने पहला ही यानी बोले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। तो मैंने स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी ब्रेक के आई एम मोहसिन रज़ा, आई बिलोंग टू, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना पूरा तहसील पूरी और गांव का नाम वगैरह बताया। उसके बाद मेट्रिकुलेशन मैंने कौन से स्कूल से की वो नाम बताया, फिर एफएससी बीएससी कहाँ से की, कॉलेज का नाम बताया, उसके बाद मास्टर किस यूनिवर्सिटी से किया वो बताया। और उसके बाद एक चीज़ मेरे पास थी एक्स्ट्रा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे मिला हुआ था, तो वो मैंने उनको बताया कि मैं बेस्ट टीचर डिक्लेयर हो चुका हूँ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वो सर्टिफिकेट भी था, वो भी मैंने उनको उनकी तरफ किया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये किया कि भाई इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। अब उर्दू में वो बोलना शुरू हो गए। तो मैंने कहा जी आई एम वर्किंग एज EST साइंस इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब सिंस 2012 एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी टू 9th and 10th कंटिन्यूसली सिंस माई अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीज़ें जब उनको मैंने बता दी कि मैं इस वक्त भी पढ़ा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे ये पूछा कि अच्छा मोहसिन साहब ये बताएं कि आपकी BSc 2004 की है और MSc 2018 की है, आप इतना अरसा क्या करते रहे हैं, एडमिशन आपने क्यों नहीं लिया। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था और इसका आंसर पहले से ही तैयार होना चाहिए अगर कोई ऐसा सिनारियो हो तो मैंने कहा जी सर एक्चुअली माय मार्क्स इन BSc वर लो, इन नंबर मेरे BSc में थोड़े थे, तो मैंने ढेर सारी जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई तो किया था एडमिशन के लिए, लेकिन मेरिट ना बनने की वजह से मुझे एडमिशन कहीं भी नहीं मिल सका। और जैसे ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने 2016 में MSc फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की थी तो मैंने अप्लाई किया, तो चूँकि उस वक्त मेरिट नहीं था तो मेरा लकीली एडमिशन हो गया। तो एडमिशन होने के बाद फिर मैंने 2 इयर्स में अपनी MSc जो है 2018 में कंप्लीट कर ली थी, इसलिए ये मुझे इतना टाइम लग गया। तो उन्होंने कहा जी ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा, वैसे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, ये उन्होंने एक रिमार्क दिया था मेरी MSc की जो डिग्री है परसेंटेज दे के 89% अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला जो उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की वो कहा जी आपने फैसलाबाद सेंटर क्यों सिलेक्ट किया और लाहौर या रावलपिंडी क्यों नहीं किया। तो ये एक्चुअली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरल नॉलेज और जो आपकी जनरल कॉन्फिडेंस होती है वो चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू का सेंटर तो आपने रखा है, क्योंकि PPSC सिलेक्ट करता है, इंटरव्यू का सेंटर कैंडिडेट्स नहीं करते, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, रिटन टेस्ट का सेंटर होता है, उसके नियर बाई करते हैं। तो मैंने कहा ये अलबत्ता टेस्ट का सेंटर मैंने रखा था सरगोदा, क्योंकि मुझे वो नज़दीक पड़ता है और गाड़ी भी डायरेक्ट मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद इसी में से उन्होंने अगला क्वेश्चन कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आपको नज़दीक कैसे पड़ता है, यानी उन्होंने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। तो मैंने कहा सर सरगोदा मेरे गांव से 130 किलोमीटर है, जबकि लाहौर 270 है और रावलपिंडी तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, वो भी काफ़ी आगे भी टाइम लगता है। तो दैट्स वाई वो बड़े शहर हैं तो उसमें आना जाने का प्रॉब्लम कन्वींस का ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई मैंने सरगोदा को सिलेक्ट कर लिया था। तो वो मेरी इस बात से मुतमईन हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद चेयरमैन साहब अपनी दाएं जानब देख कर डॉक्टर साहब ये वर्चुअल वाले ठीक रह गए हैं, कल लाहौर में भी एक उम्मीदवार था ये वर्चुअल के, आज इधर ये दूसरे वर्चुअल के उम्मीदवार हैं, तो ये तो काफ़ी मतलब प्रोग्रेस शो कर रहे हैं वर्चुअल वाले। तो डॉक्टर साहब ने सारे लाया और बोले नहीं, और फिर सर चेयरमैन ने डॉक्टर साहब को कहा जी डॉक्टर साहब आप शुरू करें इनसे अपने जो क्वेश्चंस हैं जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड हैं। तो अब इस पार्ट में इतने ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस होंगे सारे, टोटल कोई 34-35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो सारे मैं आपके डिटेल में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट अपडेट अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। थैंक यू सो मच।